अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स के जो रिएक्शंस हैं इनकी टू टाइप्स हैं। वन ऑफ देम इज़ एल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज़ एसाइलेशन। एक्चुअली ये रिएक्शन टू साइंटिस्ट्स की कंबाइंड एफर्ट का नतीजा है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिनमें से एक चार्ल्स फ्रीडल और जेम्स एम क्राफ्ट, इन दोनों ने 1877 में बेंजीन की एल्काइलेशन के लिए एक न्यू अप्रोच जो है ये डिस्कवर की। लेटर ऑन ये जो इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जो MIT के नाम से जानी जाती है, ये उसका प्रेसिडेंट भी बना। तो जनरल रिएक्शन की जहाँ तक बात है, बेंजीन जो है वो एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन बड़ा इजीली 0 डिग्री सेल्सियस पे अकम्प्लिश हो जाता है और हमें एल्काइल बेंजीन्स जो हैं वो एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होती हैं, और एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट HCl या जोन सा भी हेलोजन हमने यूज़ किया वो उसका हैलाइड एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो इन रिएक्शंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर इस बात में छुपा हुआ है कि क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। जब हम इसका कोवलेंट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 3 क्लोरीन्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग से 3 कोवलेंट बॉन्ड डेवलप करेंगी। तो अब इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अगर हम इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आफ्टर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स with 3 chlorine atoms, its octet is incomplete। इसके ऑक्टेट में 8, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जबकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर एल्यूमिनियम के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल मौजूद है। एग्जैक्टली जैसे हमने हेलोजिनेशन में पढ़ा था कि आयरन को हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, और आयरन को कैटलिस्ट यूज़ करने की जो रीज़न है वो भी यही है कि आयरन के पास भी वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं जो हैलोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये बड़ा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। इसके कंटेनर को कभी भी फर्स्ट टाइम अगर ओपन करना हो तो इसको ओपन एयर में लैब में हम ओपन नहीं कर सकते। क्यों कि जो ही हम इसका लिड रिमूव करेंगे, एयर के अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़ी रैपिडली जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करेंगे, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है अपने कंटेनर से बड़े प्रेशर के साथ जो है वो रिलीज होगी, और इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि ये रूफ टॉप तक पहुंच सकता है। तो इसको हमेशा जो फ्यूमिंग हुड, इसको हमेशा फ्यूमिंग हुड के अंदर खोलते हैं, और फर्स्ट टाइम जब इसके कंटेनर को ओपन करें तो उसके बाद इसकी जो अपर लेयर है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं रहती, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी आपको यूज करना हो तो अपर सरफेस से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को स्क्रैच करके रिप्लेस करके आप इंटीरियर से एल्यूमिनियम क्लोराइड को निकालेंगे। तो इसकी हमेशा अगर आपको कभी यूटिलाइज करनी हो तो स्मॉल पैकिंग परचेज करनी चाहिए और बड़ा केयरफुली इसको यूज करना चाहिए। अगर आपने इसके लिड को ज्यादा देर तक ओपन रहने दिया कंटेनर को तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये सारे का सारा डिकम्पोज होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो जब हम किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ इसको इन कॉन्टेक्ट करवाते हैं तो ये हैलोजेंस जो हैं एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं, जिस वजह से हैलोजेंस के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और AlCl3 के दरमियान के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल नहीं है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब चार्ज पॉजिटिव हो तो ये अपने चार्ज की डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए एडजेसेंट एटम के साथ बना हुआ बॉन्ड ब्रेक कर लेगी। तो नेक्स्ट एटम जो है वो कार्बन है, तो क्लोरीन की कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये एज ए कार्बोकैटाइन जनरेट होगा और ये पोर्शन जो है वो AlCl4 नेगेटिव के तौर पे जनरेट होगा। तो अब यहां से ये जो स्पीशी जनरेट हुई है ये CH3 थ्राइस, ये है कार्बोकैटाइन जो कि एक्चुअल पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोफाइल है। हम जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया, उस रिएजेंट को यूज करने के बाद उस रिएजेंट से कौन सा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोफाइल हैं दीज आर कार्बोकैटाइंस। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म यूजुअली बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह टू स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें कार्बोकैटाइन में कार्बन के ऊपर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और अपना बॉन्ड जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डेवलप कर लेगा। तो अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं और इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा एरिनियम कैटाइन या इसको साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटाइन कहते हैं। सेकंड स्टेज पे, सेकंड स्टेप पे स्पीशी के अंदर जो है इसी रिएक्शन मीडिया के अंदर एक स्पीशी जनरेट हुई थी AlCl4 नेगेटिव, ये वाली स्पीशी। ये नेगेटिव स्पीशी जो है वो इस पोजीशन से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगी, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी और साथ HCl जो है वो और AlCl3 प्रोड्यूस होंगे। लाइक हैलोजिनेशन इन रिएक्शंस की जो प्रोग्रेस है वो भी हम रिफ्लेक्स कंडेंसर के टॉप पे पीएच पेपर या लिटमस पेपर को अटैच करके देखेंगे। अगर उसकी पीएच जो है वो एसिडिक रेंज में आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है, और अब जब रिएक्शन की प्रोग्रेस नहीं होगी तो पीएच पेपर के ऊपर कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से रिलेटेड चंद एक ड्रॉबैक्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमें मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से ज्यादा है। जब भी प्रोडक्ट के नंबर ज्यादा हो जाएं तो उनकी प्यूरिफिकेशन या आइसोलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चाहे सिंथेटिकली किसी मॉलिक्यूल को हम डेवलप कर रहे हैं या किसी नेचुरल सोर्स से किसी मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए जो सबसे मेजर चैलेंज है वो आइसोलेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो जब प्रोडक्ट की नेचर भी एक जैसी हो, तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हों, तो फिर ये चैलेंज जो है ये बहुत वर्स्ट हो जाता है और उस रिएक्शन से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की आइसोलेशन जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्यों जनरेट हो जाते हैं? वो मल्टीपल प्रोडक्ट जनरेट होने की रीजन ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन को, इस एग्जांपल को हम एग्जांपल नंबर 1 मार्क कर देते हैं, तो जब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ये एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, तो इस रिएक्शन से जो कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस होगा, इसको थोड़ा सा मैं ओपन स्ट्रक्चर लिख लेता हूं ताकि आपके समझने में आसानी हो।
ये कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। अब ये कार्बोकैटाइन प्राइमरी कार्बोकैटाइन है या सेकेंडरी है या टर्शरी है? प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ठीक है। हमने प्रीवियस कोर्स में कार्बोकैटाइन्स की रीअरेंजमेंट और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ये पढ़ा था कि अमंग कार्बोकैटाइन्स टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन्स की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कंप्लीट लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर मौजूद है। कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर कंप्लीट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको मजीद उस लेक्चर से क्लियर कर सकते हैं। तो कार्बोकैटाइन्स जो हैं ये रीअरेंज भी हो जाते हैं। रीअरेंजमेंट में सबसे आसानी से जो ग्रुप रीअरेंज हो सकता है वो हाइड्राइड है। तो इस पोजीशन पे जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके CH2 के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। हाइड्राइड का मतलब है H नेगेटिव। तो ये पूरा ग्रुप जब इसके ऊपर माइग्रेट करेगा तो उस माइग्रेशन से ये जो कार्बोकैटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन से कन्वर्ट होके टर्शरी कार्बोकैटाइन में आ जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट जो हमें इस इक्वेशन में देखने में नजर आ रहा है वो किस कार्बोकैटाइन से प्रोड्यूस हुआ है? टर्शरी कार्बोकैटाइन से। तो ये रियल एग्जांपल है जिसमें ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन हुआ है। उसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन प्राइमरी कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन वो रीअरेंज हो जाता है टर्शरी कार्बोकैटाइन में। रीअरेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटाइन जो है वो मोस्ट स्टेबल हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल हैं और देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन स्टेबल हैं। तो इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो ये प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर। अब माइनर प्रोडक्ट जो है क्योंकि 100% तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो है वो टर्शरी कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ कार्बोकैटाइन प्राइमरी जो है वो भी बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दोनों जो है वो अल्काइलेटेड बेंजीन्स हैं, सिर्फ अल्काइल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है, इनकी मोर और लेस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होंगी। तो इस मिक्सचर को आइसोलेट करना, एक दूसरे से सेपरेट करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये एक ड्रॉबैक है फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने ये डिस्कस किया कि इन रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो हैं कार्बोकैटाइंस। क्या अल्काइल हैलाइड के अलावा कोई और स्पीशी जो कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस कर सकती हो वो बेंजीन की एल्काइलेशन के लिए यूज हो सकती है? डेफिनेट सी बात है, यूज हो सकती है, क्योंकि रिएक्शन में जो स्पीशी टेक पार्ट कर रही है वो है कार्बोकैटाइन। हाँ, ऐसा कार्बोकैटाइन जिसका ओरिजिन एल्काइल हैलाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा उस एल्काइलेशन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहेंगे। लेकिन अगर कार्बोकैटाइन किसी और सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन तो होगी लेकिन वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होगी। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है जिसमें बेंजीन साइक्लोहेक्सीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके साइक्लोहेक्साइल बेंजीन बनाती है।
तो ये जो साइक्लोहेक्सीन है ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना देती है कार्बोकैटाइन। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि साइक्लोहेक्सीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, साइक्लोहेक्सीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगी और यहां पर प्रोटॉन अटैच हो जाएगा और इस पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन गया, राइट। ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा इस पोजीशन पे चार्ज पॉजिटिव होगा, मीडिया के अंदर HSO4 नेगेटिव मौजूद है, वो यहाँ से प्रोटॉन को पिकअप करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर आएगी और ये प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का पर्पस ये था कि ऐसी स्पीशीज जो स्टेबल कार्बोकैटाइन जनरेट कर सकें वो भी बेंजीन की एल्काइलेशन के लिए यूज हो सकती है। अच्छा, अब ये है कि ये है एल्काइल हैलाइड्स। क्या एल्कीनाइल हैलाइड्स भी यूज हो सकते हैं इन रिएक्शंस में? इन जनरल अगर हम देखें, लेट्स से ये कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट स्टाइरीन होना चाहिए, राइट। क्योंकि जिस तरह एल्काइल हैलाइड में एल्काइल और हैलाइड के दरमियान बांड टूटता है, इसी तरह एल्कीनाइल हैलाइड के अंदर भी बांड एल्कीन और हैलोजन के दरमियान वाला ब्रेक होगा और ये स्पीशी पॉजिटिव कार्बोकैटाइन बनाएगी और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्ट कर जाएगी, अटैच कर जाएगी। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल होता तो इसका मैकेनिज्म यही होना था कि ये बांड यहां से रप्चर होता और ये स्पीशी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाती। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये वाली जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है। एल्काइल हैलाइड्स में ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp3। तो ये स्पीशी बनने ही नहीं देती और ये बांड टूटता ही। तो ये प्रोडक्ट जो है ये स्टाइरीन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बहुत सारे पॉलीमर्स में एज ए मोनोमर यूज होता है। तो अब क्योंकि स्टाइरीन का जिक्र आ ही गया है तो हम ये भी देख लेते हैं कि अगर स्टाइरीन बनानी पड़े तो वो कैसे बनाएंगे। तो स्टाइरीन बनाने के लिए जो रूट यूज होगा वो बड़ा सिंपल है। पहले बेंजीन के साथ हम इथाइल क्लोराइड का रिएक्ट करवा के इथाइल बेंजीन बनाएंगे। इथाइल बेंजीन की फर्दर जो है वो डीहाइड्रोजिनेशन होगी। डीहाइड्रोजिनेशन के लिए जिंक ऑक्साइड
एट 630 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन से हमें स्टायरीन प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो चूंकि स्टायरीन की सिंथेसिस में पहली स्टेज पे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए हमने स्टायरीन की सिंथेसिस को फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की हेडिंग के अंदर डिस्कस किया। फर्दर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो एल्काइलेशन के बारे में तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।